यस डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्योंकि आप जानते हैं इस रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही हमको एनर्जी मिलती है। तो होता क्या है बेटा, हमारे पास कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो फूड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, हमारे पास जो फूड है वो कैसे होगा आप जानते हैं। आपकी जैसे ग्रीन प्लांट है, साइनोबैक्टीरिया है, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। यस, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि इनके पास एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और जो बॉन्ड के फॉर्म में होती है कार्बोहाइड्रेट में। अब ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, ग्लूकोज बनता है, सुक्रोज बनता है, स्टार्च बनता है, ये मॉलिक्यूल बनते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात प्लांट में भी आती है कि प्लांट में भी सारी सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है ना, यानी सारे पार्ट जो है वो ग्रीन नहीं होते। तो फोटोसिंथेसिस कौन से पार्ट में होता है, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। और ऐसा कोई भी पार्ट जिसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो प्लांट में भी ऐसे नॉन ग्रीन पार्ट है, उनको भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है और उनको भी एनर्जी ट्रांसफर की जाती है। एनिमल की बात करें तो हम जानते हैं एनिमल कैसे हैं बेटा, हेट्रोट्रॉफिक है, यानी जो एनिमल हैं ये अपनी एनर्जी खुद नहीं बना सकते। तो क्या करना होगा इनको, ये डायरेक्टली लेंगे प्लांट से या फिर इनडायरेक्टली लेंगे, दोनों तरह से, कहीं से भी ले सकते हैं। ये डायरेक्टली भी ले सकते हैं और इनडायरेक्टली भी लेते हैं। तो जो डायरेक्ट प्लांट से लेता है उसे हर्बीवोर कहते हैं, जो किसी एनिमल को खाता है उसे कॉर्निवोर कहते हैं। सर व्हाट अबाउट सैप्रोफाइट, यस द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो फंजाई है या जो सैप्रोफाइट है ये तो किसी को नहीं खाते और ना ही ये फोटोसिंथेसिस करते। तो इनको एनर्जी कहां से मिलती है, तो ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है, उस डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करते हैं, ये उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं और उससे एनर्जी इनको मिलती है। तो इनको एनर्जी किससे मिलती है भाई, इनको जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से। क्लियर, आइए आगे बढ़े। तो अब रेस्पिरेशन में मेनली होता क्या है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है किसके लिए, एनर्जी यील्ड के लिए। यस, यील्ड ऑफ एनर्जी होती है, कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया किसके पाया जाता है, यूकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। Breakdown of CC bond of complex organic compound through oxidation within cell, leading to release of considerable amount of energy, and that process is termed as respiration. तो respiration क्या है, वो प्रोसेस है जिससे एनर्जी बनती है। अब इस रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन किसका होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ब्रेकडाउन किसका हुआ बेटा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का हुआ। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, लेकिन प्रोटीन, फैट, इवन ऑर्गेनिक एसिड, कोई भी ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो रेस्पिरेशन है एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इट इज अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, और इट ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी जब भी रेस्पिरेशन होगा तो स्टेप वाइज प्रोसेस होगा, क्योंकि एक प्रोसेस में अगर सारी एनर्जी निकल गई तो समस्या हो जाएगी। तो क्या करेंगे, तो सारी एनर्जी एक बार में नहीं निकलने देंगे, धीरे धीरे निकलेगी और उससे सिंथेसिस ऑफ एटीपी होगा। और आपको पता ही है कि जो एटीपी है, एटीपी वर्क करता है एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कैसे काम करता है एटीपी, एटीपी वर्क करता है एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब जो एनर्जी एटीपी में यूज सिंथेसाइज होके या एटीपी में स्टोर हुई है वो क्या होगा, वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कैटाबोलिज्म से या जो ब्रेकडाउन से एनर्जी बनी है वो एनाबोलिज्म में डिफरेंट प्रोसेस में यूज हो जाएगी। आइए अब दो बातें आती हैं, क्या, प्लांट रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे आल्सो गिव आउट CO2। यानी कोई भी जो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला है वो ऑक्सीजन लेगा और CO2 निकालेगा। अब यहां देखिए, प्लांट में तो कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है नहीं, हाँ गैसियस एक्सचेंज के लिए इसके पास दो स्ट्रक्चर हैं, जिसको हम एक को स्टोमेटा और दूसरे को लेंटिसेल बोलते हैं, लेकिन कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। तो बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन के प्लांट कैसे सर्वाइव करता है, तीन पॉइंट, कौन कौन से, पहला पॉइंट ये आता है कि ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस नीड, कोई नहीं, सब अपने अपने लोग। सेकेंड,
प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसियस एक्सचेंज। क्यों भाई? क्योंकि जो रूट है, स्टेम है, लीफ है, बहुत लोअर रेट से, यस, रेस्पायर एट रेट फॉर लोअर देन एनिमल्स डू, क्योंकि एनिमल को भागना पड़ता है, उसको अपने फूड के लिए जाना पड़ता है, उसके सामने बहुत समस्या है। प्लांट को ऐसा कुछ नहीं करना, तो प्लांट की जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है वो बहुत कम होती है। और तीसरी बात, जो गैसेज हैं उनको बहुत ज़्यादा, इवन बल्कि प्लांट की भी बात करता है, जो गैसेज डिफ्यूज करती हैं वो बहुत दूर नहीं करती। नॉर्मली जो लिविंग पार्ट है वो सरफेस के पास में है, बहुत अंदर नहीं है। और जो इंटीरियर पार्ट है, द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। तो अंदर जो पार्ट है, डेड पार्ट है, वो केवल मैकेनिकल सपोर्ट का काम करेगा, और जो लिविंग पार्ट है वो सरफेस पे है। तो इन तीन कारणों से इनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होने के कारण कोई समस्या नहीं होती है। अगली बात, पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं इनमें लूज पैकिंग होती है। यस, लूज पैकिंग के कारण ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि आसानी से यहाँ से एयर दूसरी तरफ चली जाती है, इसलिए इनको ज्यादा समस्या नहीं होती है। अब एक बार बात, दो तरह का ब्रेकडाउन होता है, एक को हम बोलते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन। तो जब भी कंप्लीट ब्रेकडाउन की बात होगी, CO2 और H2O बनेगा और एनर्जी निकलेगी। ठीक है, जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा तो कंप्लीट CO2 और H2O में नहीं टूटेगा। क्लियर? अब एक और बात यहां इंपॉर्टेंट आ रही है, क्या? द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन अ वन स्टेप प्रोसेस, सेवरल स्मॉल स्टेप हैं, और वो सीधे कपल्ड हैं किससे? ATP सिंथेसिस से। ऑक्सीजन इस प्रोसेस में यूटिलाइज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी रिलीज होता है। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कमर्शियल रिएक्शन कोई भी है, बर्निंग है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो रेस्पिरेशन एनारोबिक होगा। अब वो एनारोबिक बेटा दो तरह का हो सकता है, एक फैकल्टेटिव एनारोब हो सकता है और एक ऑब्लिगेट हो सकता है। डिफरेंस क्या है? जो ये फैकल्टेटिव एनारोब है ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में, मतलब नॉर्मली तो ये एरोब है बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रह सकते हैं। लेकिन जो ऑब्लिगेट होते हैं ये कंप्लीटली ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही रहते हैं। तो एनारोबिक मतलब इनके लिए ऑक्सीजन नुकसानदायक है। ठीक है, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों तरह की फैसिलिटी है। कोई चाहे तो एरोबिक रेस्पिरेशन करे और कोई चाहे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करे, लेकिन all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose with the help of oxygen, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। याद रखो, ये जो पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है ये ऑक्सीजन की हेल्प के बिना हो रहा है, एंड दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। तो क्लियर? सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगी। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नाम से क्लियर है। ग्लाइकोज मतलब होता है शुगर और लाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग यानी ब्रेकडाउन। 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, एमडेड, मेयरहाफ, पार्नास, एंड दैट्स व्हाई दिस पाथवे इज टर्म्ड एज EMP पाथवे। एनारोबिक प्रोसेस के अंदर यही अकेला प्रोसेस है, उनके अंदर तो दूसरा कोई प्रोसेस ही नहीं होता। तो कहां होती है ग्लाइकोलाइसिस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्यों होता है? क्योंकि इसके जो एंजाइम्स है वो सब यहीं पर पाए जाते हैं। होता क्या है, इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर प्लांट में जो रिजर्व फूड मटेरियल है तो स्टार्च के रूप में होता है, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के रूप में होता है, तो ग्लूकोज कहां से मिलता है? तो दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम स्टार्च मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे? सुक्रोज को कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में? इसके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है इन्वर्टेज, ये इसको 2 भागों में ब्रेक कर देगा। क्योंकि सुक्रोज क्या है? डाइसैक्राइड है, ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैक्राइड है। अब ये जो मोनोसैक्राइड है ये मोनोसैक्राइड ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर कर जाते हैं। अब यहां ध्यान देना है, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस को डिटेल में भी लूंगा, बट पहले समरी आप ये समझ लो कि यहां पर ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जाता है तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 ATP का नेट गेन होता है और 2 NADH2 बनते हैं अपने को। तो ये प्रोसेस कैसे है जरा समझिए। सबसे पहले क्या है? ये ग्लूकोज है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। पहले स्टेप में ही ग्लूकोज का होता है फॉस्फोराइलेशन, यानी ये देखो एक ATP यहां पर खर्च हो रही है, एक्टिवेशन हो रहा है। फिर उससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, आइसोमेरेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अगेन एक बार एक और ATP खर्च करना पड़ेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट काइनेज की प्रेजेंस में, और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। यहां पे जो एंजाइम है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज।
फ्रक्टोकाइनेज, ये एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये रेगुलेटरी एंजाइम है, इसका रेगुलेशन करता है। अब ये इसको स्प्लिट कर देता है टू पार्ट में, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। यहां तक का जो प्रोसेस है इसे प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं और इसके बाद पे ऑफ फेज हो जाता है। यहां हमारा खर्चा कितना हुआ, यहां हमारा एक ग्लूकोज के लिए 2 एटीपी खर्च हुआ है। अब ध्यान दो, पहले ही प्रोसेस में देखो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, NAD+ से NADH बन रहा है और ये जो ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट इससे एसिड बन जा रहा है। फिर ये देखिए गेन ऑफ ATP हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल हैं इसके, 2 ATP बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो लास्ट स्टेप में फिर से 2 ATP बना, तो व्हाट इज नेट गेन, यहां आपको 4 ATP का गेन मिल रहा है और 2 NADH प्लस H+ या NADH2 बोल दिया जाता है। तो ये चीजें हमको मिल जाती हैं, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास 2 पायरुविक एसिड का भी आ जाता है। तो व्हाट इज नेट गेन ऑफ ATP, अगर कोई पूछे कि भाई इस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस याद रखिएगा, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस व्हाट इज द नेट गेन, तो नेट गेन ऑफ ATP कितना हुआ है बेटा, 2 ATP का हुआ है। 2 ATP का नेट गेन हुआ है कब, ड्यूरिंग, यस याद रखना ये प्रोसेस हो रहा है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, यस जब ग्लाइकोलाइसिस चल रही है उस समय मिल रहा है। बाकी तो ये जो NADH2 है, अगर ये NADH2 अभी आप देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करेगा तो ये एट द रेट ऑफ 3 ATP बना सकता है, यानी 6 ATP इससे सीधे बन जाएंगे। लेकिन यहां भी ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एनारोबिक प्रोसेस है, कहीं भी ऑक्सीजन खर्चा हुई नहीं है, नो यूज ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए नो यूज ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा सर, क्या CO2 कहीं रिलीज हुई है, तो देखिए ये भी नहीं हुआ, नो CO2 रिलीज। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये दोनों चीजें हुई हैं, ना तो ऑक्सीजन खर्च हुई है और ना ही CO2 प्रोड्यूस हुई है। क्लियर, तो दिस इज द समरी। फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास क्या क्या मिल गया है भाई, हमारे पास आ गया है ATP आ गया है और NADH आ गया है। डिफरेंट एंजाइम है जो यहां पर होते हैं, जो पायरुवेट बना देते हैं ग्लूकोज से। ठीक है, इसमें फिर ये प्रोसेसेस हैं, कौन से स्टेप पे NADH+ H+ बनता है ये बता दिया गया है। और फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जरा डिफरेंस देखा जाए इनमें, व्हाट इज द डिफरेंस। तो देखो जब एरोबिक और फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में डिफरेंस देखते हैं, देखो फर्मेंटेशन क्या है, दैट इज एनारोबिक ब्रेकडाउन। ये क्या होता है, ये होता है एनएरोबिक। और ये एरोबिक कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। तो यहाँ ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है। तो अभी डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर देखते हैं। तो देखिए फर्मेंटेशन क्या है बेटा, फर्मेंटेशन सबसे पहले जो ईस्ट बहुत कॉमन है हम जानते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है इसमें, और जिससे CO2 और एथेनॉल बनता है। ध्यान दीजिएगा, 2 एंजाइम है यहाँ एक एंजाइम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, नंबर 1 पे ये काम करता है, और नंबर 2 पे जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, वहां लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है और वो पायरुविक एसिड की से लैक्टिक एसिड बना देता है। जैसे हमारी मसल सेल्स, यस एनिमल सेल में मसल सेल ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है और इसकी प्रेजेंस में बना देती हैं। तो ध्यान दीजिए क्या क्या होता है यहाँ भी देखिए, ये ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी ये पूरा प्रोसेस देखो, ये पायरुविक एसिड के बनने तक जो प्रोसेस हुआ है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक, ये क्या है भाई, ये तो प्रोसेस जो अभी आपने देखा ग्लाइकोलाइसिस था। अब क्या हुआ है, अब देखो एक सिंगल स्टेप में ही यही जो NADH2 है ये यहां जाके कंज्यूम हो जाता है और लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो यहां CO2 नहीं बना बेटा, तो जिनमें भी लैक्टिक एसिड बनता है जैसे लैक्टोबैसिलस, उसमें CO2 नहीं बनता है। और इसी तरह अगर पायरुविक एसिड से यहां बात करें तो यहां क्या हुआ, ईस्ट के अंदर एक मॉलिक्यूल बनता है एसिटल्डिहाइड का और CO2 रिलीज होती है, और फिर एसिटल्डिहाइड से NADH खर्च हो जाता है, इथेनॉल और CO2 बन जाता है। तो ध्यान दो, दोनों में डिफरेंस क्या है, लैक्टिक एसिड में नो CO2 प्रोडक्शन, याद रखना नो CO2 प्रोडक्शन। दूसरा, इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, पायरुविक एसिड के बाद यहां पर सिंगल स्टेप हुआ है, जबकि यहां देखो CO2 प्रोड्यूस हुआ है, 2 स्टेप है, लेकिन जो एनर्जी आती है यहां पर, जो एनर्जी आती है वो कितनी है, वो दोनों में सेम है 2 ATP, और ये एनर्जी और कहीं की नहीं, जो भी आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था, नेट गेन ऑफ ATP 2 ATP, वही एनारोबिक रेस्पिरेशन में मिलती है।
ठीक है। लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है भाई। अब एक बड़ी बात होती है कि जब ईस्ट से ये प्रोसेस होता है तो 13% कंसंट्रेशन जब अल्कोहल की पहुंचती है तो ये इसके लिए टॉक्सिक होती है। तो अब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि साहब अगर 13% ये टॉक्सिक है तो इससे ज्यादा वाली ये कैसे बनाएगा? तो इससे ज्यादा वाली कैसे बनाएगा? वो डिस्टिलेशन से हम कर लेते हैं। आइए अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, CO2, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितनी? अभी हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर जो अपने को मिलता है वो 38 ATP है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपने देखा ओनली 2 ATP और यहाँ 38 ATP, यानी कितने टाइम ज्यादा? 19 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है। अब ये जो पायरुवेट है ये ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि ये जो प्रोसेस है साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये प्रोसेस होता है। दो बड़ी बातें। क्रूशियल इवेंट क्या है? सबसे पहली बात तो है कि यहां पर हो रहा है भाई कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। यस, स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स, सारे हाइड्रोजन निकाल दिए जाएंगे इसके, और CO2, पायरुविक एसिड में कितने CO2 होते हैं? 3। पायरुवेट जो है, पायरुवेट एक 3C कंपाउंड है, तो इसका सारा कार्बन निकाल दिया जाएगा, सारा हाइड्रोजन निकाल दिया जाएगा, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दूसरा, अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर O2, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अगर यहां पर इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और 2 प्रोटॉन मिल गए तो फाइनल क्या बन जाएगा बच्चे? इससे वाटर बन जाता है। तो वाटर इज द फाइनल प्रोडक्ट, और रास्ते में इससे ATP बनता है। दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या है भाई? तो फर्स्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि जो सेकंड है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि ये जो क्रैफ साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, वो मैट्रिक्स में होती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रैफ साइकिल कहाँ होती है? ये जो क्रैफ साइकिल है या सिट्रिक एसिड साइकिल है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो ध्यान दीजिए, पायरुवेट जो यहां जाता है ग्लाइकोलेट कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में साइटोसॉल से, वो जो एंटर करता है तो पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम यहां आता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जिसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। आखिर इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से बनता क्या है बेटा? तो जब भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, इस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन जाएंगे, और ऑब्वियसली CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। तो ऑक्सीडेटिव मतलब यहां पर बनना है 2 NADH2, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि यहां पर 2 CO2 निकलना है। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। और ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल में, जिसको हम लोग कहते हैं एसिटिल कोएंजाइम A। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। क्या खास बात है इस मॉलिक्यूल की, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो क्रैफ साइकिल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट एंटर्स इन अ साइक्लिक पाथवे, जिसे TCA साइकिल कहा जाता है, मोर कॉमनली क्रैफ साइकिल कहा जाता है, क्योंकि इसको हेंस क्रैफ ने डिस्कवर किया था सबसे पहले। तो क्रैफ साइकिल में जो मॉलिक्यूल एंट्री करता है उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है बच्चे? उसका नाम है एसिटिल कोएंजाइम A, एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। आइए क्या होता है जरा देखते हैं। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल में क्या है? कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल ग्रुप विद ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। तो ये जो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड है ये क्या हो गया? ये आप बोल सकते हो कि साहब ये है एक्सेप्टर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A। बाहर से तो ये एसिटिल ग्रुप आ रहा है, लेकिन ये एक्सेप्टर है, ठीक है, और इससे प्रेजेंस में मिलता है सिट्रिक एसिड। दैट्स वाई क्या बन गया? सिट्रिक एसिड बन गया बच्चे। और ये जो सिट्रिक एसिड है दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल। तो क्रैफ साइकिल का जो पहला प्रोडक्ट है वो क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल। कितने कार्बन होंगे? 6। क्यों? क्योंकि एसिटिल ग्रुप में 2 कार्बन है और ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में 4 कार्बन है, तो यहाँ 6 कार्बन हो गया। और चूंकि ये फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट होने के कारण, सिट्रिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट होने के कारण इस साइकिल का एक और नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है। क्लियर? आइए देखिए क्या हुआ। पायरुविक एसिड से जो पीछे का प्रोसेस छूटा है, फाइनली क्या हो जाएगा?
पायरुविक एसिड से 4 NAD, एक पायरुविक एसिड से 4 NAD प्लस बनेंगे, एक FADS बनेगा और एक GTP या ATP बनता है, 3 CO2 रिलीज होंगे, ठीक है ना, 1 से 3, तो दोनों से कितने हो जाएंगे 6, 4 NADH2 बन जाएगा और एक FADH2 और एक ATP, दैट इज द नेट गेन। कैसे होगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 and 8 molecule of NADPH2, 2 molecule of FADH2 synthesize and only 2 molecule of ATP is produced। तो इसका मतलब ये जो क्रैब्स साइकिल हो रही है क्या ATP बनाने के लिए हो रही है? नहीं, मेजर जो मॉलिक्यूल यहां बन रहा है वो बन रहा है ये हाइड्रोजन कैरियर, 8 मॉलिक्यूल NADH2 के और 2 मॉलिक्यूल FADH2 का बन रहा है। आइए जरा देखते हैं साइकिल में क्या हुआ। तो ये यहां तक तो आप पढ़ चुके हो कि एसिटिल कोएंजाइम में बन जाता है। ये ऑक्सैलोस्टिक एसिड इसका एक्सेप्टर है, मैंने बताया 2 कार्बन 4 कार्बन, यहां सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में कंडेंसेशन होता है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? कंडेंसेशन होता है। क्या बन जाएगा इससे? सिट्रिक एसिड। दैट्स द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड फर्स्ट प्रोडक्ट के कारण ही इस साइकिल का नाम एक और क्या है? सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रैब ने डिस्कवर किया इसलिए इसका नाम क्रैब साइकिल, ठीक है ना। अब यहां से देखो ये हुआ, ये डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, NADH2 बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, 5 कार्बन कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। सो ओनली मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन, यानी 5 कार्बन वाला एक अकेला मॉलिक्यूल है ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। फिर उसके बाद देखो दोबारा CO2 निकली और दोबारा NADH2 निकला, एक ये GTP बनता है। ये जो GTP बनता है ये किस प्रोसेस से बनता है अगर हम लोग डिस्कवर करें तो इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहां होता है। जो आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था ना, वहां भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है और जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल लो एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है और उससे एटीपी बन जाता है, सक्सिनिक एसिड। अब इससे बनेगा ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहां एक एंजाइम है बेटा जो FADH2 बनाने में काम आता है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सर आखिर इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? यहां तो सारे एंजाइम हैं, इसका क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज दैट एंजाइम, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मिलने वाला एंजाइम है। बाकी जितने भी एंजाइम है ये सब प्रोसेस कहां हो रहे हैं? तो बाकी सारे प्रोसेस हो रहे हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखो, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी सिट्रिक एसिड साइकिल चल रही है, सारे एंजाइम वही हैं, लेकिन एक अकेला ऐसा एंजाइम है जो यहां नहीं है, जो है इनर मेम्ब्रेन में, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्लियर? आइए अब अगली बात आई। अब ये जो NADH2 और FADH2 बने हैं, ये NADH2 और FADH2 क्या करेंगे बेटा? तो ये जो NADH2 और FADH2 बने हैं इनके पास है हाइड्रोजन। क्या है इनके पास? हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेंगे। स्टेप्स होंगे इसमें, जिसमें ये NADH2 जो बना है, FADH2 जो बना है, इसमें जो एनर्जी है उसे रिलीज किया जाएगा और फाइनली आपको मैंने बताया था कि O2 के पास ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, प्रोटॉन जाएंगे और वाटर बना देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है, कहां पे होती है? तो इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या है? बहुत सारे कैरियर होते हैं, एक के बाद एक साइटोक्रोम होते हैं आयरन कंटेनिंग, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH प्लस H प्लस बोल दो या इसको सीधे NADH2 बोल दो, प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग सिट्रिक साइकिल और ऑक्सीडाइज बाय NADH डाइहाइड्रोजन। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है। अब जरा एक काम करता हूं, मैं सीधे सीधे थ्योरी ना बता के आपको डायग्राम से समझाता हूं। तो देखिए हमारे पास जो NADH बने थे, ये कहां कहां बने थे? ये एक तो बने थे, आपने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, है ना, और ग्लाइकोलाइसिस के अलावा फिर ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में बने थे। ग्लाइकोलाइसिस कहां हुआ था? साइटोप्लाज्म में हुआ था। तो ये जो बनता है NADH2 जब इस पाथवे में एंटर करता है तो FMN के पास जाता है, FES के पास, यूबीक्विनोन के पास जो कि एक हाइड्रोजन कैरियर है UPH2, फिर साइट ये आता है, देखो ये हो गया। अच्छा पहले कॉम्प्लेक्स की बात कर लेंगे यार, 5 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स,
कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, BFES-C1, तो इसको बोले साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। फिर अगला एक कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लेक्स 4, जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, क्योंकि ये साइटोक्रोम C का ऑक्सीडेशन करता है। एंड लास्ट में ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स 5, जिसको कहा जाता है ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। तो ATP जो बनता है वो कहाँ बनता है? वो इस 5th कॉम्प्लेक्स में बनता है, एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज टर्म्ड एज ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। अब देखिए क्या हुआ, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से आया वो FMN के पास गया, ये हाइड्रोजन कैरियर है, फिर FES के पास, यहां से हाइड्रोजन बाहर रिलीज हो गया, प्रोटॉन रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर यूबीक्विनोन के पास आया साइटोक्रोम B, FES-C1, फिर ये C के पास आया। ये जो साइटोक्रोम C है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मोबाइल कैरियर बोला जाता है। कौन सा कैरियर बोला जाता है? मोबाइल कैरियर। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स 3 से लेके कॉम्प्लेक्स 4 में। तो साइटोक्रोम C, इसका ऑक्सीडेशन कौन करेगा? इसका ऑक्सीडेशन करेगा ये वाला कॉम्प्लेक्स। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कॉपर सेंटर पर आएगा, कॉपर सेंटर से साइटोक्रोम A, फिर साइटोक्रोम A3, फिर कॉपर सेंटर, एंड फाइनली देखो ये वाटर बनाने में काम में आ जाएगा। 2 प्रोटॉन यहां आएंगे, तो जितना भी ये इलेक्ट्रॉन आएगा इस रास्ते से, लास्ट में क्या बना देगा? वाटर। अब जब NaDH2 से इलेक्ट्रॉन आया है तो देखो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। कितने टाइम? 3 टाइम्स प्रोटॉन इनर मेम्ब्रेन में निकले। जाहिर है ये 3 टाइम्स इधर भी निकलेंगे, और जब ये यहां निकलते हैं F0 F1 से होते हुए, तो इसमें जो ATP सिंथेटेज एंजाइम है वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, और एंजाइम एक्टिवेट होते ही वो ATP बना देता है। तो कितने ATP बनेंगे बेटा? तो देखो, अगर एक NaDH2 यहां आता है तो इससे बन जाएंगे @ 3 ATP। जितने NaDH2 आएंगे सब 3 बना देंगे। दूसरा देखो, दूसरे प्रोसेस में क्या है, यहाँ कॉम्प्लेक्स 2 है हमारे पास, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। इस एंजाइम के प्रेजेंस में FAD बना, फिर आयरन, FES, फिर UQH2 के पास, और फिर वही रास्ता जो इधर से था ना, साइटोक्रोम B, FES-C1, C, कॉपर सेंटर A, A3, कॉपर सेंटर, और लास्ट में ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना दिया। लेकिन यहां एक समझने वाली बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से आता है, कॉम्प्लेक्स 2 से आता है, तो देखो 1 टाइम और 2 टाइम, बस केवल 2 बार प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक FADH2 से इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये एट द रेट ऑफ केवल 2 ATP ही बना पाएगा। तो समझ में आया? जितने NaDH2 आएंगे उतने 3 ATP बनेंगे, जितने FADH2 आएंगे उतने 2 ATP बनेंगे। इसमें तो कितने बने थे जरा बताओ, टोटल काउंट करो। टोटल 2 ग्लाइकोलाइसिस में थे और 8 उधर, यानी हमारे पास टोटल बने थे 10 NaDH2। FADH2 कितने बने थे बेटा? 2 FADH2 बने थे। तो इससे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको 2 से करें तो 30 ATP तो NaDH2 से बन जाएंगे, और 4 ATP बन जाएंगे किससे? FADH2 से। तो इन दोनों से मिलाकर टोटल जो ATP बन जाएंगे वो कितने बन जाएंगे? 34। हाइड्रोजन कैरियर से टोटल ATP बन जाएंगे 34। क्या इसके अलावा और भी कहीं बने थे? हाँ, मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस में अगर आप याद करो तो ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन था 2 ATP का, तो साहब वो भी जोड़ दीजिए इसी के अंदर, है ना। तो चलो ये ग्लाइकोलाइसिस वाले भी हमने 2 जोड़ दिए इसके अंदर, ठीक है। अब एक चीज और आपने देखी थी, क्या आपने देखा था कि जो क्रैब्स साइकिल है वहां पर भी 2 GTP बने थे, याद है? GTP, और उन्हीं से बाद में ATP बन जाता है, तो 4 ये और हो गए। तो व्हाट इज द नेट गेन? नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बच्चा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP बन जाते हैं इस तरह से। ये जो ATP बन रहे हैं ये नेट गेन 2 का हुआ है, और क्रैब साइकिल में जो 2 बने तो 4 थे ना, याद है? 4 बने थे, 2 कंज्यूम हो गए थे, तो उसको हमने माइनस कर दिया था। तो यहां एक बड़ी बात आ रही है कि जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपको मैंने बताया था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 6 ATP बनता है। तो 6 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बना, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितना बच गया? 34 ATP बन जाता है। तो टोटल ATP कितने बनते हैं?
टोटल एटीपी ये हो गए बेटा 40 एटीपी। खर्च कितने हुए थे, कंज्यूम कितने हुए थे, तो आपने देखा था 2 हुए थे। तो व्हाट इज द नेट गेन, याद आया? तो नेट गेन कितने एटीपी का हो गया? 38 एटीपी का नेट गेन हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर यहां से कैसे ये निकलता है, तो जरा उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम एनसीईआरटी ने बनाया। देखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, उसके बाहर का जो स्पेस है, जिसको हम लोग कई बार पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल देते हैं, यहां पे प्रोटॉन कलेक्ट होते हैं। ये प्रोटॉन यहां से मूव करके इधर जाते हैं, ठीक है। जब ये प्रोटॉन जाएंगे तो एटीपी बना देंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस, यहां पर कौन सा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, तो यहां पर जो एंजाइम होता है दैट इज टर्म्ड एज एटीपी सिंथेटेज। इस एंजाइम का नाम है एटीपी सिंथेटेज। जितनी बार प्रोटॉन निकलेगा उतनी एटीपी बनेंगे, और इसीलिए मैंने आपको पीछे क्लियर कर दिया कि अगर यहां पर एक NADH2 आता है बच्चे, तो कितने एटीपी बनते हैं? 3 एटीपी बनते हैं। और अगर एक FADH2 से ये आता है तो कितने एटीपी बनते हैं बच्चे? तो 2 एटीपी बनते हैं। क्लियर? अब उसके बाद ये सारी पूरी थ्योरी ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। बस जो साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर कॉम्प्लेक्स 4 की बात हुई जिसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। आप बोल सकते हो सर आखिर इसका नाम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज क्यों पड़ा? क्योंकि ये साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन करता है। साइटोक्रोम सी क्या है? साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर। मैंने बताया था, वो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना। ये मोबाइल कैरियर है, क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन का 3rd से 4 की तरफ, यानी बिटवीन 3rd to 4 के बीच का कनेक्टिव है, ठीक है। 4 जो है, ये जो 4 है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से वाटर बन जाएगा। और 5th कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने क्या कहा? एटीपी सिंथेटेज कहा, क्योंकि यहीं से एटीपी बनेगा, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, ठीक है। द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। मैंने अभी आपको बताया, अगर NADH है तो 3 एटीपी बनेगा, अगर FADH2 है तो 2 एटीपी बनेगा, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है भाई? ऑक्सीजन। ये फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। देखो ब्यूटी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है वो ऑक्सीजन कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन वो लास्ट हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, सबसे आखिरी में लेता है। लेकिन ये लास्ट जरूर है बट लीस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट प्रोसेस ब्रेक हो गया, लास्ट प्रोसेस रुक गया, तो उसके पहले का रुकेगा, उसके पहले का रुकेगा, उसके पहले का रुकेगा, और इस तरह पूरा प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमें इस पूरे प्रोसेस को चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए होगी, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है बेटा, क्या कि जो एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स है इसमें 2 पार्ट है, एक F1 है और एक F0 है, ठीक है। F1 हेड पीस है, ये पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी है ये। जबकि जो F0 है ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन पार्ट है। आप देख रहे हैं ना, ये कहां पर है? अगर मैं पीछे वाला डायग्राम आपको दिखाऊं, ये देखो, दिस F0 इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, और जो F1 पार्ट है ये मैट्रिक्स में पड़ा है। तो मैट्रिक्स में है F1, और ये F0 कहां पर है बेटा? F0 जो है वो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन पार्ट, और ये जो है यहां से प्रोटॉन मूव करता है। तो द पैसेज ऑफ प्रोटॉन टू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिटिक साइड ऑफ द F1 कंपोनेंट, जहां पर एटीपी बन जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो आपने पढ़ा था केमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस, याद है? चलिए, अब रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की बात आती है कि भाई सर एक ग्लूकोज से कितना एटीपी बनता है। तो मैंने आपको पहले ही काउंट करा के बता दिया कि नेट अगेन 38 का होता है, हालांकि कहीं कहीं 36 आता है, बट वो आपके कोर्स में इतना डिटेल में नहीं है ना। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? 38 एटीपी, और मैंने काउंट करा दिया। लेकिन एक बड़ी बात, ये कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? तो इस कैलकुलेशन पे कुछ एजम्पशन है। मतलब क्या? मतलब हमें पहले कुछ चीजें माननी पड़ेंगी, और जब वो चीजें हम मान लेंगे तभी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो पहला कैलकुलेशन क्या है? देयर इज अ सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पाथवे। एक सीक्वेंस चल रहा है, क्या? वन सबस्ट्रेट फॉर्म द नेक्स्ट। किसमें किसमें? पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर टीसीए हुआ,
फिर ETS1 एक साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई बीच में ब्रेक हो गया। दूसरा सेकेंड एजम्पशन है कि जो NADH बना है ग्लाइकोलाइसिस में, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। आपने देखा ना 6 ATP से बनते थे, तो ग्लाइकोलाइसिस में जो साइटोप्लाज्म में बना है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेगा। तीसरी बात, none of the intermediate in this pathway are utilized to synthesize any molecule। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पढ़ेंगे भी आगे, डिस्कस करेंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि कॉन्टिन्यूअस एक लाइन में ये सारा प्रोसेस हो रहा है। और चौथी और लास्ट बात, ओनली वन ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड। तो जब ये 4 एजम्पशन हम मानकर चलते हैं तभी क्या हो सकता है, तभी हम इसे काउंट कर सकते हैं। अगर ये एजम्पशन नहीं मानेंगे हम तो क्या होगा, देखो ये लिविंग सिस्टम, ये रियली ये वैलिड नहीं है, क्योंकि सारे प्रोसेसेस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये साइमल्टेनियस चल रहे हैं। मान लो सपोज आपको क्या हुआ, घर से किसी ने साइकिल दी, घर वालों ने बोला बेटा ये सामान लेकर आओ। आप 4-5 किलोमीटर गए उस सामान को लाने के लिए और साइकिल हो गई पंचर। अब क्या करोगे? तो अब मान लो आपके पास 100 रुपीज है, तो आप करोगे क्या? आप पहले सामान खरीदोगे या साइकिल का पंचर बनवाओगे? तो ऑब्वियसली आप साइकिल का पंचर बनवाएंगे। तो व्हाटएवर पैसे, जो भी पैसे उसमें खर्च हो जाएंगे उतने का सामान नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो वही चीज यहाँ है कि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म जो चलती है सेल के अंदर, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये साइमल्टेनियस चलती रहती है। तो जब जिसकी जरूरत होती है तो ATP इज यूटिलाइज एज व्हेन नीडेड। और इसी तरह से कोई सबस्ट्रेट है वो विड्रॉ कर लिया जाता है इससे। हाँ भाई, जरूरत है तो उसको ले लिया ना, ठीक है ना। तो इसलिए ये एजम्पशन मानना जरूरी है, तभी कैलकुलेशन हो पाएगा। तो आपने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन से जो नेट गेन आया है वो आया है 38 ATP। अभी पीछे हमने बात की थी एन एरोबिक रेस्पिरेशन की 2 ATP। तो हाउ मेनी टाइम्स ये ग्रेट है बेटा? तो ये 19 टाइम्स, यानी 1 ग्लूकोज अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है तो केवल 2 ATP बनेगा, लेकिन वही अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होगा तो 38 ATP बनेगा। सोचो, एक ही ग्लूकोज से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में व्हेन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस तो टोटल कितने ATP मिलते हैं? 38। लेकिन वही ग्लूकोज जब एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो कितने ATP बना रहा है? ओनली 2। तो सबसे बढ़िया कौन सा है, फायदेमंद कौन सा है, एरोबिक या एनारोबिक? ऑब्वियसली सर एरोबिक। इसीलिए जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है वो सब एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं भाई? वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। आइए अगली बात। अब थोड़ा सा यहाँ कंपैरिजन किया है फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो पहली बात तो मैंने बता दी कि फर्मेंटेशन अकाउंट फॉर ओनली ए पार्शियल ब्रेकडाउन, जिसमें जबकि जब आप एरोबिक की बात करते हैं तो CO2 और H2 अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। फर्मेंटेशन में नेट गेन ऑफ ओनली 2 ATP टेक्स प्लेस फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जबकि जब आप आते हैं कहां पर? एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो अभी आपको बताया मैंने कितना ATP मिलता है बेटा? 38 ATP। ये फायदा हो गया। तो यहां फर्मेंटेशन में 2, एनारोबिक में 2 और यहाँ 38। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन आ गया है और बच्चों को कंफ्यूजन होता है। NADH इज ऑक्सीडाइज्ड टू NADH+ रादर स्लोली इन फर्मेंटेशन। यही कंफ्यूजन होता है, लोगों को ये लगता है कि फर्मेंटेशन में फास्ट होता होगा, NADH का ऑक्सीडेशन फास्ट होता होगा फर्मेंटेशन में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। द रिएक्शन इज वेरी विगरस इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो NADH2 बनता है फर्मेंटेशन में वो स्लोली, याद रखना स्लोली, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब आखिरी पॉइंट की तरफ यहां पहुंच रहे हैं हम लोग। एम्फीबोलिक पाथवे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीबोलिक पाथवे? एम्फीबोलिक पाथवे मतलब जो कैटाबोलिक भी है और एनाबोलिक भी है। तो आप जानते हैं ग्लूकोज इज द फेवरेट सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन के लिए। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। अदर सबस्ट्रेट भी है, मैंने बताया है, लेकिन यहां जो सबसे खास बात आ रही है वो फैटी एसिड हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकता है ना। फैटी एसिड अगर है तो क्या होगा? अगर फैटी एसिड तो ब्रेक डाउन होगा उसका किसमें? वो एसिटिल ग्रुप में होगा, वो ग्लिसरॉल बनाएगा। कैसे? अभी सब देख लेंगे। यहां जो बड़ी बात आ रही है कि जो रेस्पिरेशन है इट इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ट्रेडिशनली कॉल्ड कैटाबोलिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेटरी पाथवे कैसा है? कैटाबोलिक पाथवे, ऐसा ट्रेडिशनली बोला जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। क्यों? हकीकत में ऐसा क्यों नहीं है?
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इसका रिवर्स भी हो सकता है बेटा। मतलब अगर कोई प्रोसेस में कोई चीज कंज्यूम हो रही है, बन रही है ना, ध्यान दो। जैसे ये सिंपली देखिए, 3 इंपॉर्टेंट फूड मॉलिक्यूल है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। जब कार्बोहाइड्रेट को एंटर करना होता है, मेनली ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस चलती है और पायरुविक एसिड बन जाता है, और फिर ये पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। ये जो एसिटिल कोएंजाइम है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। क्या खास बात है इस मॉलिक्यूल की कि ये मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, यही एंटर करता है। और देखो यहाँ वाटर बन रहा है और यहाँ CO2 बन रहा है, यानी फाइनल ब्रेकडाउन हो रहा है। तो क्रेब्स साइकिल में कौन एंटर करेगा? एसिटिल कोएंजाइम जनरली। अब मान लीजिए फैट आया, फैट का ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फैट का बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से एसिटिल मॉलिक्यूल बन जाता है। ग्लिसरॉल से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनती है, ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यानी ये ग्लाइकोलाइसिस वाला पाथवे। यानी जो ग्लिसरॉल है वो इतने स्टेप में नहीं काम आता, वो सीधे सीधे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है और उससे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है। तो ये प्रोसेस है। अब इसका रिवर्स भी हो सकता है, मतलब पायरुविक एसिड से अमीनो एसिड भी बन सकता है, एसिटिल कोएंजाइम से फैटी एसिड भी बन सकता है, ग्लिसरॉल भी बन सकता है। तो दैट इज द प्रोसेस। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जैसे ये भी मैंने आपको बताया, fatty acid would be broken down to acetyl coenzyme A before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism need to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme A would be withdraw from the respiratory pathway. समझ में आया? यानी वहां से निकाल दिया भाई। जब उसके ब्रेकडाउन से वो सबस्ट्रेट बन सकता है तो उससे वो अगर एनाबोलिज्म कर ले, है ना, यानी अगर फैट से या फैटी एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में बन सकता है तो एसिटिल कोएंजाइम में से भी फैटी एसिड बन जाएगा। तो जब जरूरत होगी जैसा, तो द रेस्पिरेटरी पाथवे कम्स इनटू पिक्चर बोथ ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। यानी क्या हुआ? ये ब्रेकडाउन में भी काम कर रहा है बेटा और सिंथेसिस में भी काम कर रहा है। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू, इसमें भी काम कर रहा है। ब्रेकडाउन प्रोसेसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज कैटाबोलिज्म और सिंथेसिस को एनाबोलिज्म। तो ये तो दोनों में काम कर रहे हैं पाथवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां आता है क्या? बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी पाथवेज इन्वॉल्व इन बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म, it would hence be better to consider respiratory pathways an amphibolic pathway rather than catabolic. So this is the very important point. हमने आखिर रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे क्यों कहा? तो उसका एक रीजन है। इसलिए कहा ताकि, क्योंकि हमें पता है कि ये ब्रेकडाउन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एनाबोलिज्म में भी कर रहा है, कैटाबोलिज्म में भी कर रहा है, तो बेटर क्या बोलेंगे? एम्फीबोलिक पाथवे। आइए लास्ट पॉइंट पर इस चैप्टर के पहुंचते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ये क्या होता है भाई? ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड CO2 इज रिलीज्ड। तो इस RQ की वैल्यू क्या हुई? RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। इससे क्या पता चलता है? The respiratory quotient depend upon the type of respiratory substrate using during respiration. कौन सा substrate यूज हो रहा है इस पे डिपेंड करता है। एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब एक बात और, कोई RQ की वैल्यू क्या हो गई है? तो ध्यान दीजिए, सबस्ट्रेट के अंदर कितना ऑक्सीजन है और कितना CO2 है, ये इस पर डिपेंड करेगी। अरे सर, इस पे कैसे डिपेंड करेगी भाई? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, तो जरा ध्यान दीजिए। मान लो अगर कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, उसके खुद के अंदर C जो है वो ज्यादा है और O कम है, तो उसके ब्रेकडाउन के लिए हमको बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा देनी पड़ेगी। अब अगर बाहर से ऑक्सीजन ज्यादा देनी पड़ी तो ये जो वैल्यू है RQ की वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ गया? और अगर उसके अंदर रिवर्स केस है तो RQ की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो आइए एक सबसे पहले जैसे ग्लूकोज की बात करें। ग्लूकोज का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो 6 CO2 और 6 H2O बनता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। सिंपली सी बात, यहाँ जो रेस्पिरेशन हमने लिया है वो कौन सा रेस्पिरेशन लिया है बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में
केस अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां O2 तो होगी नहीं लेकिन CO2 बनेगी, तो O2 के नीचे 0 आ जाएगा। तो अगर हम एनारोबिक की बात करें कि आप बोलो कि सर एनारोबिक रेस्पिरेशन का RQ कितना हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों इनफाइनाइट हो जाएगा? क्योंकि RQ किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी हो गई? 2 CO2, और O कितनी हो गई? 0। ठीक है ना? तो ये 0/2 हो जाएगी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का केस अनदर केस है, लेकिन यहां एरोबिक केस में देखो 6 CO2 6 O2, तो कितना हो गया? यूनिट। तो जब भी अगर RQ की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा ग्लूकोज है। क्लियर? लेकिन सर अब अगर फैट को यूटिलाइज करें तो क्या होगा? लेस देन 1 होगा। जैसे एक फैटी एसिड है ट्राइपामेटिन, क्या फॉर्मूला है? C58H98O6। अब देखो यहां C51 है और O कितना है? 6। मैंने अभी यही बताया था ना कि हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में कितना कार्बन है और कितना ऑक्सीजन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां क्या हुआ? अब देखो इसमें 145 O2 देनी पड़ रही है और 102 CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो 102 अपॉन 145 क्या आएगा? 0.7 आ गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 0.7 RQ की वैल्यू आ जाती है किसकी? बोलो, फैट की। अब तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हमारे पास वो क्या है भाई? प्रोटीन है। तो इसका भी देखो लेस देन 1 होता है, इसकी भी RQ की वैल्यू लेस देन 1 है, लेकिन थोड़ा ये कार्बोहाइड्रेट इससे फैट से ज्यादा होता है। तो फैट का जो RQ आया वो 0.7 आया, प्रोटीन का जो RQ आया वो 0.9 आया, और कार्बोहाइड्रेट का या ग्लूकोज का जो आया वो कितना आया? 1। एक और बात, what is important to recognize that in living organism respiratory substances are often more than one। एक नहीं होता है ना। प्योर प्रोटीन एंड फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये प्योर नहीं यूज पाते क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम कई बार आ जाती है और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो जिसके कारण यहाँ प्योर प्रोटीन और प्योर फैट इस तरह से काम नहीं करती है। तो क्लियर? तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन? आपने रेस्पिरेशन में क्या देखा बेटा? तो रेस्पिरेशन के अंदर आपने देखा कि किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक नट सेल में समरी लेते हैं। प्लांट के अंदर जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होने के बावजूद भी प्लांट बहुत अच्छे से अपना काम करता है, क्योंकि 3 कारण मैंने आपको बताया। क्या? इसका मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होता है। दूसरा, लिविंग पार्ट सरफेस पे होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती है। हालांकि एक बहुत बड़ी बात यहां आपने देखी कि इसमें कुछ स्टोमेटा पाए जा रहे हैं और लेंटिसेल पाए जा रहे हैं, है ना। और तीसरी खास बात होती है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स के बीच में लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उससे आसानी से एयर चली जाती है। 2 तरह का रेस्पिरेशन है, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एक में ऑक्सीजन खर्च होती है, दूसरे में नहीं खर्च होती। एक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, दूसरे में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। लेकिन लगभग सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के एंजाइम्स होते हैं, वो सब में होते हैं। ठीक है। एनारोबिक ब्रेकडाउन में सब क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होती है, EMP पाथवे बोलते हैं। उसमें क्या होता है? एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 ATP कंज्यूम हो जाता है, 4 ATP का गेन होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, और 2 NADH2 बनते हैं। तो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट में एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, 2 ATP का नेट गेन और 2 NADH2 बने। ये पायरुविक एसिड एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। पहला ही गेटवे स्टेप होता है या लिंक रिएक्शन होती है, उसमें एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। फिर से ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, 2 CO2 निकलेगा, 2 NADH2 बनेगा और 2 कार्बन कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम बन जाएगा। एसिटिल कोएंजाइम एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में, एक पाथवे से पूरा साइक्लिक पाथवे है ये, TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। सबसे पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बनता है, एक्सेप्टर ऑक्सैलो एसिड होता है और एसिटिल कोएंजाइम में जाता है और सिट्रिक एसिड बना देता है। डिफरेंट स्टेप होते हैं और यहां पर आपको देखने को मिलता है 3 टाइम NADH2 बनता है, 1 टाइम FADH2 एंड 1 टाइम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो क्रेब्स साइकिल का भी मेन पर्पस क्या है? हाइड्रोजन कैरियर बनाना, NADH2 बनाना, FADH2 बनाना। अब ये NADH2 FADH2 क्या करते हैं? ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये कहां होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे कैरियर हैं, साइटोक्रोम होते हैं, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, फेरिक फॉर्म में होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, फेरस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, वापस फेरिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। 5 आपको कॉम्प्लेक्स बताए, NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम AA3 कॉम्प्लेक्स, और 5वां कौन सा कॉम्प्लेक्स था? ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। तो जब NADH2 से
प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होता है, 3 टाइम प्रोटॉन रिलीज होते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, इसलिए 3 टाइम एटीपी सिंथेसिस से होके जाते हैं और हम ये मानते हैं 3 एटीपी बनता है। FADH2 से जब होता है तो 2 टाइम रिलीज होते हैं। बाकी बहुत मैथमेटिक्स है इसमें पूरी, उस मैथमेटिक्स को आपके लेवल पर जानने की जरूरत नहीं है। आप तो बस सिर्फ ये समझो कि एक NADH2 से 3 ATP, एक FADH2 से 2 ATP, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो नेट एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 ATP बनते थे, गेन होता था एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, जबकि जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो जो हमको नेट प्रॉफिट होता है वो 38 ATP होता है, 19 टाइम्स ज्यादा। फिर ये जो रेस्पिरेशन है ये एक एम्फिबोलिक पाथवे है, क्यों? क्योंकि इसमें कैटाबोलिज्म भी हो जाती है और इसके जो इंटरमीडिएट हैं जरूरत पड़ने पे एनाबोलिक में चले जाते हैं, तो एम्फिबोलिक पाथवे बोलना ठीक है। एंड फाइनली फिर हमने आरक्यू देखा जो आपके सामने है, ग्लूकोज का आरक्यू कितना होता है, 1 होता है। फैट और प्रोटीन का लेस देन 1 होता है, जिसमें फैट का कितना होता है भाई, फैट का होता है 0.7 और साथ साथ में प्रोटीन का कितना होता है 0.9। ओके,